हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 36 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 36वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 36वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 36वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 36 से यहाँ पर 81 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 36 से यहाँ पर 81 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 48 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए 36 से यहाँ पर 81 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले 36 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 36 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 6 मिलकर बन जाएगा 9। अब 9 से 81 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 9 का किया गया है स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। और ध्यान से देखिए 81 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 48 के अंदर और 48 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले तो इस 48 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 8 मिलकर बन जाएगा 12 और इस 12 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 144। अब हमें देखना है कि संख्या 144 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 144 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है
वो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 2, 2 के बाद में 9, 9 के बाद में 28, 28 के बाद में 65, 65 के बाद में 126 और 126 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे, सबसे पहले इस सीरीज के अंदर हमें संख्या दी गई है 2। तो मेरे भाई 2 को हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब और प्लस में 1, यानी कि 1 का क्यूब होता है 1 और 1 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 2। इसी प्रकार से देखिए 2 के बाद में दिया गया है 9। तो मेरे भाई 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 को हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब होता है 8, 8 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 9। इसी प्रकार से देखिए 9 के बाद में दिया गया है 28, 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए 28 को हम लिख सकते हैं कैसे, 3 का क्यूब प्लस में 1, 3 का क्यूब होता है 27, प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 28। इसी प्रकार से देखिए 28 के बाद में दिया गया है 65, तो मेरे भाई 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 65 को हम लिख सकते हैं कैसे, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब होता है 64, प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 65। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 65 के बाद में दिया गया है 126, तो 126 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 126 को हम लिख सकते हैं कैसे, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब होता है 125, प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 126। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 126 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर कंटिन्यू संख्या चल रही है, यानी कि पहले 1 का क्यूब प्लस 1, फिर 2 का क्यूब प्लस 1, फिर 3 का क्यूब प्लस 1, इसी प्रकार से 4 का क्यूब प्लस 1 और लास्ट में हुआ है 5 का क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 126 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे मेरे भाई, यहां पर हम कर देंगे 6 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए 6 का क्यूब होता है कितना, 216 और 216 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 216 और 1 मिलकर बन जाएगा 217, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 217। अब हमें देखना है कि संख्या 217 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 217 में दी गई है ऑप्शन 1 के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, दिए गए पासे में अक्षर डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अक्षर डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए हमारे सामने 2 डाइस दिए गए हैं, ये है पहला डाइस और ये है दूसरा डाइस।
डाइस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डाइस के अंदर कॉमन लेटर देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले डाइस के अंदर यहाँ पर बी है, इसी प्रकार से दूसरे डाइस के अंदर यहाँ पर बी है, यानी कि बी लेटर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉमन देखने के बाद में क्या है, प्रत्येक डाइस के अंदर आपको चलना है क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई पहला डाइस है, उसके बाद में देखिए ये हो जाएगा दूसरा डाइस। कॉमन क्या मिला, तो मेरे भाई कॉमन हमें मिला बी, तो यहाँ पर दोनों के अंदर लिख देंगे बी। अब यहाँ पर हम चलेंगे सबसे पहले डाइस के अंदर क्लॉकवाइज। तो देखिए मेरे भाई बी के बाद में क्या है, सी है, तो यहाँ पर हम पहले डाइस के अंदर बी के बाद में क्या लिखेंगे, सी। उसके बाद में देखिए सी के बाद में क्या है, डी, तो यहाँ पर हम सी के बाद में लिखेंगे क्या, डी। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकेंड डाइस के अंदर चलेंगे, तो कॉमन है बी, बी के बाद में क्या है, ई, तो मेरे भाई यहाँ पर हम बी के बाद में क्या लिखेंगे, ई। उसके बाद में देखिए ई के बाद में क्या है, ए, तो मेरे भाई यहाँ पर हम ई के बाद में लिखेंगे ए। अब यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। हमसे पूछा गया है अक्षर डी के विपरीत, तो मेरे भाई अक्षर डी के विपरीत हो जाएगा अक्षर ए। अब हमें देखना है कि अक्षर ए किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है अक्षर ए हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कैसे। या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि जब भी आपको मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को आपको बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर मेरे भाई, यहाँ पर रो के अंदर है, तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। रो के अंदर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि इस पहली रो के अंदर यहाँ पर 24 है कैसे आया है। उसके बाद में हम पता करेंगे कि इस दूसरी रो में यहाँ पर 8 है कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली रो के अंदर 24 और दूसरी रो के अंदर यहाँ पर 8 जिस प्रकार से आया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि इस तीसरी रो में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस पहली रो के अंदर यहाँ पर 24 कैसे बनेगा। तो देखिए 24 के जस्ट सामने में दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 7 और दूसरी संख्या है 5। तो इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 24 बन जाए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लें तो 7 और 5 मिलकर बन जाएगा 12, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 24। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम इस 12 का क्या कर दें, दोगुना कर दें तो 12 का दोगुना होता है 24। और ध्यान से देखिए 24 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि सेकंड रो के अंदर यहां पर 8 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस 8 के सामने भी हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 1 और दूसरी संख्या है 3। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4 और यहां पर हमें दिया गया है 8। तो यहां पर देखिए यदि हम इस 4 का भी क्या कर दें, दोगुना कर दें तो 4 का दोगुना हो जाएगा 8। और ध्यान से देखिए 8 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर अब आप आसानी से बता दोगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, सभी की तरह इस प्रश्न चिन्ह की संख्या के यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के सामने भी हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 5 और दूसरी संख्या 3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 और 3 को सबसे पहले आपस में जोड़ लेंगे। तो 5 और 3 मिलकर बन जाएगा 8। और मेरे भाई सभी का दोगुना किया गया है तो इस 8 का भी हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। 8 का दोगुना कितना होता है, तो 8 का दोगुना होता है 16। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि संख्या 16 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 16 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला को 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यानी कि हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही इजी होता है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस श्रृंखला के अंदर जितने भी खालिस्तान और अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि इस श्रृंखला के अंदर लेटर और खालिस्तान दोनों को मिलाकर टोटल कितने हैं, 16 हैं। तो मेरा भाई अब हम क्या करेंगे, 16 का बनाएंगे जोड़ा। यानी कि इन सभी अल्फाबेट लेटर का हम क्या करेंगे, कुछ लेटर का जोड़ा बना लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम 4 लेटर के जोड़े बनाए या पेयर बनाए तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 लेटर का बनाएंगे जोड़ा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि पहला जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4, दूसरा जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4, तीसरा जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। 1 2 3 4, चौथा जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। अब सोल्व करेंगे कैसे वो देखिए ध्यान से समझिए। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर देखिए तीसरे जोड़े के अंदर पहला लेटर दिया गया है टी। तो मेरे भाई सभी के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले के अंदर टी भरेंगे, दूसरे के अंदर भी सबसे पहले टी भरेंगे, और मेरे भाई यहाँ पर सबसे लास्ट में भी पहले अंदर क्या भरेंगे, टी भरेंगे। अब उसके बाद में देखिए पहले पेयर यानी कि जोड़े के अंदर देखिए टी के जस्ट आगे क्या है, डब्लू। दूसरे पेयर में भी देखिए टी के आगे क्या है, डब्लू। और चौथे पेयर के अंदर भी टी के जस्ट आगे क्या है, डब्लू। तो मेरे भाई
इस तीसरे पेयर के अंदर भी टी के बाद में क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए पहले पेयर के अंदर डब्ल्यू के जस्ट आगे है आई, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए तीसरे में भी देखिए डब्ल्यू के जस्ट आगे है आई, और चौथे में भी देखिए डब्ल्यू के जस्ट आगे है आई, तो इस दूसरे पेयर के अंदर भी डब्ल्यू के जस्ट आगे क्या होगा, आई होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई दूसरे पेयर में आई के जस्ट आगे क्या है, एन, तीसरे में भी देखिए आई के जस्ट आगे है एन, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहले में क्या है, आई के जस्ट आगे क्या आना चाहिए, एन, तो यहाँ पर हम भर देंगे एन। उसी प्रकार से देखिए लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर देखिए आई के जस्ट आगे क्या आना चाहिए, एन, तो यहाँ पर हम भर देंगे एन। अब हमने कौन कौन से लेटर भरे हैं उनको हम क्या कर लेंगे, एक जगह कर लेंगे। सबसे पहले हमने भरा टी, उसके बाद में हमने भरा एन, उसके बाद में हमने भरा टी, फिर उसके बाद में हमने भरा आई, उसके बाद में हमने भरा डब्ल्यू, उसके बाद में हमने भरा टी, और सबसे लास्ट में भरा हमने एन, यहाँ पर लिख देंगे एन। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिए टी एन, टी आई, डब्ल्यू टी एन, ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है ओडिशा राज्य से, ऑप्शन बी है त्रिपुरा राज्य से, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य से, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के ओडिशा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सीवी रमन, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। और मेरे भाई ये सातवां प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 की सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुरु शिखर अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो मेरे भाई याद रखना अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुगामल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर का, ऑप्शन बी है पोटोमीटर का, ऑप्शन सी है सैक्रोमीटर का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनती है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया था कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण
तैरती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1952 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन बी है प्रोटॉन से, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय ने और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है न्यूटन पर मीटर और ऑप्शन डी है पास्कल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है माल भाड़ा। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को
ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की नामात्र फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे GK GS और साइंस के। इसी मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर PDF सेट लेना है वो इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग दोनों पर है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।